नमस्कार नवनीत दोस्त, कैसे हो आप? नमस्कार जी। और सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। आप बताएं। तो गुड। बस सब फर्स्ट क्लास है। थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। इस हमें जैसा पता ही है कि कॉलेज के हमारे सिल्वर जुबली कंप्लीट होने वाली है। राइट, 25 साल हमें कॉलेज पास आउट करे हुए होने वाले हैं। और नवंबर में भगवान ने चाहे सब लोग वहाँ पे मिलेंगे फिजिकली, है ना? तो हम ये सोच रहे थे कुछ के कुछ यादगार, उस इवेंट से पहले कुछ यादगार इकट्ठी करी जाए, ऑनलाइन हम लोग मिलें, उसको रिकॉर्ड करें और बेसिकली अपने बारे में दूसरों को बताएं, क्योंकि अब काफी समय हो गया, कई लोग भूल भी गए होंगे कि बिल्कुल। हमारा बैकग्राउंड क्या है। और हम्म, हमने कई लोगों से मुलाकात हमारी हुई भी नहीं होगी, कुछ लोगों से ब्रीफली मुलाकात हुई होगी पिछले 25 सालों में। तो ओवरऑल मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक ऐसा एक काइंड ऑफ पॉडकास्ट सीरीज शुरू करी जाए जिसमें अपने दोस्त लोगों से, बैचमेट से बात करें और फिर पुरानी यादें काइंड ऑफ ताज़ा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आप तो पॉडकास्टर बन गए हो पिछले 1 साल से, हम लोग तो आपको फॉलो कर रहे हैं। बड़ा अच्छा आपने शुरुआत करी है नवनीत दोस्त। बहुत ही इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग और बहुत ही राइटियस है, मतलब रिक्वायर्ड है फॉर दी सोसाइटी, है ना? तो बहुत अच्छा आपने शुरुआत करी है। तो हम मे बी इसको इस तरह से काइंड ऑफ तोड़ सकते हैं पूरे इवेंट को, पूरे इस डिस्कशन को, कि कॉलेज से पहले के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें अपने बारे में, फिर कॉलेज के दौरान की जो आपकी खट्टी मीठी यादें हैं वो आप शेयर करना चाहें, और प्लस कॉलेज के बाद का जो आपकी जर्नी रही है उसके बारे में जो भी आप शेयर करना चाहें, और जो भी एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहें, और प्लस जो आपने नई शुरुआत पिछले साल करी है उसके बारे में तो जरूर आप बताइएगा, है ना? तो इस तरह से सबसे पहले तो ओवरऑल मैं हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको यानी एक यानी एप्रिसिएशन तो ये होता है कि हम लोग ना थोड़ी तवज्जो के साथ यानी कभी फॉर्मेलिटी में बोल देंगे यानी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एप्रिसिएशन का जो सही मतलब जो है ना, मतलब जब आप बोलते हैं ना कि एप्रिसिएशन आपके दिल से निकले, तो जब मैंने आपका इनिशिएटिव सुना ना, तो देखिए बहुत हद तक क्या होता है ना, हम इतनी तेज लाइफ में भागे जा रहे हैं ना, बहुत कम मौका मिलता है कि हम रुक के सोच पाते हैं। तो आप ऐसा मौका दे रहे हैं मेरे हिसाब से कि हम 25 साल पहले जाके रुक के सोच के रिवाइंड करके अपनी पूरी जिंदगी को देख रहे हैं। दैट इज लाइक ए पैनोरमा। कि अगर जैसे आप जैसे वो चार्ली चैपलिन चैपलिन की एक लाइन है कि अगर इफ यू वांट टू सी योर लाइफ इन शॉर्ट इट इज ए ट्रेजेडी, हम्म, बट इन लॉन्ग इट इज लाइक ए कॉमेडी। तो यानी अगर आप देखेंगे ना कि लगता है बहुत सारी जद्दोजहद चलती रहती है, परेशानी चलती रहती है, लेकिन अगर वही यानी आप थोड़ा सा आगे जाके देखें, थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद देखें, तो आप उसी चीजों पे हंसते नजर आएंगे कि हाँ, ये तो बात बड़ी अलग सी थी। यानी बताइए कितना सोच रहे थे और जिंदगी सही निकल बात गई है। ऐसे। ये सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। यानी सोचिए 25 साल, यानी हाँ। यानी वैभव आप खुद सोचा, यानी आपको कभी आपको लगेगा नहीं कि 25 साल सही में 25 साल है, ऐसा लगेगा सही बात एक है। साल 2 साल 3 साल पहले की सही बात बातें हैं। है। सही बात है। बस ये है ना कि नंबर काउंट होते जाते हैं कि हाँ ये नंबर काउंट हो रहे हैं, लेकिन आपका जो इनिशिएटिव है, तहे दिल से मैं अगर बताऊं तो ये ऐसा इनिशिएटिव है, आप अगर इसको 1 साल 2 साल 3 साल बाद में भी सोचेंगे ना, तो ये इनिशिएटिव आपको हर समय कुछ अच्छी सी मेमोरी या स्माइल हर समय लेके आएगा आपके चेहरे पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सही अप्रिशिएट बात है। करना चाहूंगा आपके थैंक यू। इनिशिएटिव को। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद बहुत बहुत। और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है, आपसे भी इंस्पिरेशन मिली रिसेंटली जब मुझे पता लगा आपके पॉडकास्ट के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और आप नवनीत दोस्त, नवनीत भाई सही कह रहे हो, बिल्कुल। ये मतलब जब जो भी मान लीजिए हमने 10 20 30 50 जितने भी हमने इस तरह के पॉडकास्ट अगर कर लिए अपने उस नवंबर वाले इवेंट से पहले, और जो लोग भी इसको देखेंगे उसके पहले उसके बाद, तो मतलब हम अपने बैचमेट्स के, अपने दोस्तों की बहुत सारी बातें जो शायद जानते नहीं है वो जानेंगे। और अब सब लोग अपने ऑलमोस्ट नियरिंग 50 ही होंगे, कोई लेट 40s में होगा, कोई 50 टच कर रहा होगा, 50 जस्ट क्रॉस कर रहा होगा। तो अपने 20 25 30 साल के एक्सपीरियंसेस जब सब लोग बताएंगे और हम लोग वो सबके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, देखेंगे, तो डेफिनेटली हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शंस होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस अच्छे बुरे हमारे अंदर भी आएंगे। तो
मैं भी मतलब मेरा भी ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं 20 25 30 50 100 मित्रों से मिलूं, बात करूं। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग होगी एक्चुअली, क्योंकि मैं भी अपने लाइफ के उस पड़ाव पे हूँ कि भाई अब व्हाट नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स। हम्म। तो बहुत बिल्कुल। और आपने जो शुरू करा है फॉर्मली अपना पॉडकास्ट, उसके बारे में ही आप डेफिनेटली बताना नवनीत, है ना, इस डिस्कशन में। प्लीज बिल्कुल ओवर बिल्कुल। टू यू। तो यानी अगर शुरू करें, यानी कहानी कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो जिंदगी ना एक कहानी की तरह है। हाँ। तो उसको बेसिकली गढ़ते भी हम ही हैं, धीरे 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 गढ़ते हैं और फिर बाद में ना उसको सामने रखते हैं और फिर देखते हैं। तो बेसिकली मोमेंट्स ऐसे ही होते हैं कि हम उसको सोचते हैं। अभी तक तो जैसे अगर सोचे तो हाँ ये है कि आपके पॉडकास्ट से पहले मेरे को ये देखने समझने का मौका मिल गया क्योंकि हाँ। जिंदगी ने ऐसे यानी दोराहे पे खड़ा कर रखा था या ऐसी परिस्थिति में खड़ा कर रखा था कि आपको अपने को सोचने समझने का मौका मिल गया। लेकिन चलो उस पे तो बाद में आएंगे। शुरू करते हैं। जैसे बेसिकली मेरा होम टाउन जो है सहारनपुर है। तो मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ तो सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, यानी जो मेरी अपब्रिंगिंग है लगभग उसी तरीके से हुई है जैसे नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली लोगों की रहती है। ज्यादातर मैं कम ही बोलता था। अभी भी अगर आप मेरे ऑफिस में पूछेंगे तो मैं, लोग ये बोलेंगे बहुत ही कम बोलता है मेरी वाइफ भी कभी कभी एकदम ये बोलती है कि जैसे ही यानी कैमरा शुरू होता है ना तुम एकदम चेंज हो जाते हो, ये कहाँ क्या होता है, उससे पहले अलग और उसके बाद अलग। तो बहुत ही कम बोलता था मैं। और 12th हुई तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। 12th से पहले मुझे जैसा याद है कि थोड़ा सा उस समय आई थिंक सभी की आर्थिक परिस्थिति तो वैसी ही हाँ रही होगी। बिल्कुल मिनिमल थी, बिल्कुल हैंड टू माउथ हाँ, काइंड ऑफ, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो हाँ। ऐसा था कि ज्यादातर मेरा जो यानी 12th तक का जो भी चीजें रही कि मैं, मेरे साथ में कोई एक दोस्त रहा है। ये इस समय बताने की इसलिए जरूरत है कि बहुत हद तक क्या होता है ना, हम उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप रुक के देखें ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे साथ ना कंटिन्यू एक मैं याद करूंगा तो सबसे पहले संदीप नारंग करके मेरे साथ फ्रेंड रहता था। वो 10th तक मेरे साथ रहा। फिर 10th के बाद उसने बायो ले ली और वो मेडिकल की तैयारी करने लग गया। तो 10th तक वो रहा। तो अगर कुछ भी होता था तो साथ में खड़ा रहता था। नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ, लंबा चौड़ा लड़का था तो ये है कि भाई ठीक है इसके साथ घूमते तो ठीक है। तो वैसी फ्रेंडशिप थी उसके साथ में 10th में। फिर 12th में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी भी कम से कम 5 लोग मेरे साथ ऐसे हैं जिनको मैं, मेरे हिसाब से 2 लोगों को तो मैं बचपन से जानता हूँ, थर्ड से। अच्छा। और 2 लोग ऐसे हैं जिनको मैं 6 से जानता हूँ। यानी अभी भी कभी सहारनपुर जाता हूँ तो यानी मिलना जुलना रहता है। तो उनके साथ वही पुरानी बातें होती हैं, सब चीजें होती हैं। अलग अलग, उस समय तो इतना डिजिटल मीडिया नहीं था, क्यूरोसिटी रहती थी। तो एक बंदा होता था जो चंट वाला होता था, ऐसे भी कुछ रहते हैं। तो एक एक लड़का तो बड़ा चंट था, वो बैठ के ना सबको कहानियां सुनाना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैगजीन में क्या हो रहा है, कैसे न्यूज आती है, क्या होता है, वो सब चीजें बताता रहता। तो कुछ ऐसी तरीके के भी लोग थे। तो बचपन बच यानी बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज से पहले कुछ ज्यादा ऐसा यानी जिंदगी में नहीं था। बस पढ़ाई करो और स्कूल जाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहा। हाँ, कॉलेज के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि उससे पहले क्या होता था कि जैसे ट्यूशन जाना है मफलर बांध के बैठे हुए हैं, और कॉलेज में तो थोड़ा चेंज हो गया, एकदम एकदम खुलापन मिल गया। और कॉलेज थोड़ा सा डिफरेंट भी था। यानी उस समय क्या हुआ कि आई थिंक फर्स्ट ईयर तक तो थोड़ा सा ये रहा कि थोड़ा समझने की यानी कोशिश करने लगे कि कोशिश, क्योंकि उससे पहले मैं घर से बाहर निकला भी नहीं था। तो जैसे मेरे रूममेट थे, संजय था, सचिन था, और फिर बाद में सेकंड ईयर में महेश प्रताप आ गया, शक्ति वहीं पे था। तो हम सारे लोग एक तरह से एक साल में 6-8 महीने में अच्छे कंबाइंड हो गए। और मेरे हिसाब से वही 20-25 लोग हम लोग चले फाइनल ईयर तक। और यानी लकीली अभी भी है कि वो 20-25 लोग अभी भी है हम लोग अभी भी कभी गेट टुगेदर होती है कुछ है, अभी तक है। नहीं तो ये समझिए कि कम से कम 30 साल से हम लोग एक साथ में रहेंगे। यानी 29 साल हो गए बिल्कुल फर्स्ट ईयर से। बिल्कुल तो बिल्कुल। लगभग 29 साल से हम लोग एक ही तरीके के ढर्रे पे, बोलते हैं ना ढर्रे पे,
उसी डर्रे पे अगर जब उनसे मिलते हैं तो वैसा ही है, अभी भी ऐसा ही चल रहा है। हाँ, तो उस तरीके से यानी वहां पे थोड़ा सा वो कहते हैं ना दबंगई वाला थोड़ा सा माहौल था, हाँ, यानी गोरखपुर ना, पहले गोरखपुर जाते हुए लोग बहुत डरते थे डरते इधर थे, से। सही बात है। तो यानी जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे फादर को किसी ने बताया, एक सहारनपुर में क्या है ना, एक पुराना सहारनपुर एक नया सहारनपुर है। तो पुराने सहारनपुर में गुप्ता जी थे, तो उनका लड़का था वहां पे, फाइनल ईयर स्टूडेंट था। हम्म, तो उनके घर लेके गए, तो अंकल ने तो बड़ा डरा दिया कि गोरखपुर तो बड़ी खतरनाक जगह है, हम्म, बहुत रैकिंग होती है, ये होती है, वो होती है। तो मेरे फादर एकदम में सोचे पता नहीं यार कहाँ भेज दिया लड़के। वैसे यह था, गोरखपुर में मेरी सिस्टर भी थी। अच्छा, मेरी सिस्टर ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था, अच्छा, तो वो मेरे से 1 साल पहले चली गई अच्छा, थी। अच्छा, तो हम बहन भाई लगभग एक ही टाइम पे गोरखपुर में रहे हैं। हाँ, तो पहुंचने के बाद तो आपने भी माहौल देखा, हमने भी माहौल देखा। सही बात है। इंसिडेंट मतलब जबरदस्त है, क्या है ना, एक बार अगर याद होगा आपको कि हम लोग जैसे हॉस्टल से निकले, तो हॉस्टल से लाइन निकलती थी, दो पुलिस वाले आगे, दो पुलिस वाले पीछे। करेक्ट। एक बार जैसे ही वो थोड़ा सा आगे क्रॉस हुआ, रमन हॉस्पिटल निकला, हाँ, रमन हॉस्टल हाँ, निकला, हाँ, हॉस्टल निकलते ही एकदम लड़कों का झुंड आया और बीच में फाइलों से पीटते वो निकल गए, धाड़ 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 करते। अच्छा, आगे वाले पुलिस वाले आगे, पीछे वाले पुलिस वाले पीछे। वो जब तक आए तब तक वो लड़के सब भाग गए। तो इस तरीके का हिसाब है ना उस समय। फर्स्ट ईयर यानी बड़ा वो था, हाँ, बंद रहो अंदर ही सब चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वाली तो चीज थी। उसके बाद सेकंड ईयर में तो फिर सब सेकंड ईयर में बड़ा रैकिंग हुई थी। हाँ, फर्स्ट ईयर में कहाँ रहे सेकंड थे बीएस में? मतलब ग्राउंड पे थे मेरा या हाँ, विंग ऊपर? मेरा F5 था देखिए। अच्छा, अच्छा, ऊपर आप थे, ओके, ओके। ऊपर वाले में 5th नंबर था, यानी हाँ, मैं इधर था, और ये सचिन जैन वाली विंग से जो 1 से स्टार्ट हो जाता था, अच्छा, 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 और उधर से फिर 5वां कमरा किनारे के पास ही हाँ, था। अच्छा, अच्छा, तो हाँ, मैं और सचिन और संजय, हाँ, हम 3 लोग थे। अच्छा, तो वही था कि क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर में तो ज्यादा कुछ आइडिया पता ही नहीं चला क्या था। सेकंड ईयर में जाने के बाद पता चला, जब रैगिंग करनी स्टार्ट हुई। और उस समय क्या होता है, रमन में वो एक ग्रुप भी था जो रैगिंग करता था। हाँ, बिल्कुल। हमीरपुर राठ वाले सीनियर भी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। हाँ, दोस्त थे तो मेरे। अब बड़ा वो रहता था कि जैसे ही लाइट बंद एकदम भागो। एक बार तो मुझे याद है कि मैं क्या कहते हैं फर्स्ट फ्लोर से लटक के नीचे कूद के भाग गया था। ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये तो सेकंड ईयर वाला था कि सेकंड ईयर से फिर इसी तरीके से चीजें थी, मतलब फिर भी ये है कि थोड़ा सा ना मालवीय ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का कॉलेज है, हाँ। यानी थोड़ा सा अलग ही है, मतलब यानी अभी तक भी समझ नहीं आया कॉम्बिनेशन कैसे बनते थे वहां पे। जो पुराने लोग हैं अभी भी जुड़े हुए हाँ, हैं, लेकिन उस समय आई थिंक थोड़ा माहौल अलग था। हाँ, अभी के चीजें देख के मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी वो लग्जरी, मतलब क्या होता है ना, अगर इसमें बोले ना कि फ्रेंड्स ना लग्जरी है, हुँ, उस समय लग्जरी प्रोडक्ट बिक रहे हुँ, थे। हुँ, हुँ, हमने खरीद हुँ, लिए सस्ते दामों में, तो 20-25 लोग हैं हमारे हाँ, साथ। तो इस तरीके से था कॉलेज में तो बस। और हमारे जो दोस्त हैं अभी भी चल ही रहे हैं साथ में। तो जी मतलब तो एफ में रहे, मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर में भी हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे रहे? सेकंड ईयर में ही फर्स्ट अच्छा, फ्लोर था, अच्छा। फिर थर्ड ईयर में नीचे आ थर्ड गए ईयर थे। में तो पीछे आ गए थे ना? पीछे वाली विंग आपकी थी थर्ड हाँ, और पीछे फोर्थ आ ईयर गए। की, हम्म, जो एसएन की तरफ की जो बिल्कुल। विंग थी, मेस के आगे वाली। हाँ, सब लोग वहीं पे थे, वो सब शक्ति और महेश प्रताप, आप, हाँ, अनंत भी वहां पे था, आलोक भी वहां पे था, बहुत सारे, मतलब 10-12, 10-15 थे। हम लोग इधर थे, हाँ, जमुना की तरफ थे। हमार हाँ, हमारे वाले विंग में क्या था कि जब थर्ड ईयर में जो विंग थी ना हमारी, तो हमारे साथ मेरे हिसाब से शक्ति, अमित, सचिन, संजय, महेश प्रताप, एक और नवनीत था वो था, और दो दो तीन लोग थे, मतलब
ऐसे थे, मतलब उस तरीके हम्म, से। और वो भी क्या कहते हैं, जो सेकंड सेकंड ईयर में भी तब भी हम लोग एक ही साथ में हम्म, थे। तो बाद में फिर थर्ड ईयर में भी एक ही साथ ले हम्म, लिया। और थर्ड ईयर में तो वैसे तो ये है कि मेरा रूम तो जाना पहचाना रूम है, आप किसी भी क्या कहते हैं बैचमेट से पूछ लेंगे तो उसको आइडिया हो जाएगा हमारे रूम के बारे में। मेरा रूम तो बहुत फेमस अच्छा था। अच्छा, मैं भूल रहा हूँ। नहीं, अगर और किसी से पूछ के देखना तो हाँ वो बताएगा कि हाँ, नाम भी आपको पता ही है, नाम बड़ा फेमस नाम था मेरा, ढक्कन। लेकिन अभी भी मेरे को वही लगता है कि मैं सही में यानी जो नाम दिया ना किसी ने सही दिया है। कभी कभी ना मेरे मेरे को सही में फील होता है कि हाँ, इतनी तो चतुरता आई ही नहीं है, अभी तक भी नहीं आई, इतनी उम्र होने के बाद भी। अभी भी समझ नहीं आता है बहुत सारी चीजें। तो ऐसे इसी तरीके से था। और कॉलेज में तो बहुत सारी चीजें हैं अगर याद करेंगे तो, यानी बहुत बार बहुत किस्से ऐसे हैं। फाइनल ईयर में बहुत सारे किस्से, पार्टीज में जाते थे हाँ, जब लोगों की नौकरी लग रही थी, तब बहुत ड्रामे किए हम लोगों ने। फिर फाइनल ईयर में एक और किस्सा है, वो जब दैट इज लाइक ए ट्रेजेडी, जब हाँ, वो क्या कहते हैं, विवेक सिन्हा एक्सपायर हो गया था, मतलब सूरज उसके सूरज, हाँ ऑपरेशन सूरज वाला। सिन्हा, सूरज सिन्हा। सूरज सिन्हा। वो वाला इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। तो उसमें ये था कि हम लोग क्या कहते हैं, वो जो 25 लोग थे जो थाने में बंद थे, उनमें से एक मेरा हम लोग भी था, मैं भी था। अच्छा। तो वो वाली चीज भी थी, तो थाने वाला सीन भी देखा है। तो ऐसे ही सब चीजें थी। और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें रही है ना जिसमें थोड़ा सा एक बॉन्डिंग हो गई। और झगड़े झंझट भी चलते रहते थे। आप तो बड़े शांत थे। हमारा तो थोड़ा यानी ऐसे ही रहता था। तो ये सब चीजें थी। और आई थिंक कॉलेज अगर याद करेंगे तो कॉलेज में तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम बीता हम लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल। कि जिसमें एक थोड़ा अलग ही चीजें मिली। और और भी बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक मुझे लगता है शुरू करेंगे तो फिर वो पुरानी वाली चीजें ना चलती चली जाएंगी। ये तो है। फर्स्ट ईयर से, जैसे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। फर्स्ट ईयर में क्या होता था ना, मूंगफली वाला आता था, याद है आपको? एक मूंगफली बेचने वाला अच्छा, आता था। फर्स्ट ईयर में मुझे ध्यान सा नहीं है। फर्स्ट ईयर अभी में से मूंगफली बेचने हॉस्टल में वाला होता बेचता था। था। तो हाँ, ये हॉस्टल में बेच के अच्छा। जाता था वो। और वो क्या करता था ना, मूंगफली देता था 10 रुपए की, और मूंगफली के साथ में ना नमक देता था, नमक और चटनी। तो क्या होता था कि मैं, सचिन और संजय, हम तीनों बैठते थे, मूंगफली आती थी, मूंगफली रखते थे। अब संजय तो क्या है ना, वो उधर का है, मैं और सचिन इधर, सचिन देहरादून का है और मैं सहारनपुर का। और हम लोग क्या है, हमारा मूंगफली खाने का तरीका अलग है। हम तो खोलो खाओ फटाफट खाते चले जाओ, और यहाँ पे तो नमक चलता नहीं ना, नमक और हाँ, चटनी। वहां वाले लोगों के लिए अलग है। वो बोल, अच्छा मूंगफली को क्या बोलते हैं वहां पे बताओ? मुझे याद नहीं क्या बोलते हैं। मूंगफली को ज्यादातर ईस्टर्न यानी इलाके में बोलते हैं बादाम। अच्छा, बादाम। साउथ में भी बोलते हैं, बैंगलोर हाँ। साइड भी बादाम बादाम बोलते हैं उसको। हाँ, तो शुरू शुरू में क्या हुआ ना, लोगों लोगों ने बोला कि बादाम खाओ। मैं बादाम, मैंने कहा यार बादाम बेच रहे। तो मैंने देखा यार ये मूंगफली बेच रहा है, मैंने कहा यार मूंगफली को बादाम थोड़े ना। तो तो ये क्या होता है ना, जैसे मूंगफली दे के गया। अब मूंगफली हमने रखी, और वो तो क्या करता है ना, पहले चटनी खोलेगा, वो हरे वाली चटनी होती थी, फिर नमक रखेगा, फिर खाना स्टार्ट करेगा। वो मूंगफली तोड़ेगा, फिर चटनी लगा, फिर खाएगा, चटनी लगाएगा। हमने फटाफट 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 खाना स्टार्ट कर दिया। और जब तक वो 8-10 खाता होगा तब तक हम पूरी फिनिश करके बैठ जाते थे। तो घाटे का सौदा हो गया संजय के लिए तो ये। हाँ, संजय बड़ा स्लो, यानी यानी खाने के टाइम में क्या होता है ना, जैसे अभी भी शांत है काफी। जैसे कभी। अभी हाँ। भी काफी शांत रहता है। संजय की बात कर रहा हूँ, हाँ, वो नहीं फर्स्ट ईयर में थे शाम तो। कानपुर में, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ अच्छा रही है। अच्छा, ओके। हाँ, अभी बेटर है। अभी अच्छा अच्छा बेटर है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ संजय वही है ना अपना, हाँ एचएल कानपुर में जो है। हाँ हाँ समझ गया। हाँ।
तो वैसे भी शांत है वो। बिल्कुल। तो हम उसका बीच में बहुत पपलू काटते रहते थे, अभी भी काटते रहते हैं। अभी भी कहीं मिलता है ना, तभी तब भी पपलू काट देते हैं उसका। तो वो उसमें वो क्या है ना, खाने पीने में बड़ा स्लो है, तो वो बहुत टाइम लगाता है, धीरे 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 खाता है, और हम लोग फटाफट फटाफट खाते थे। तो वहां पे वो वाली चीजें बहुत थी। और और तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीजें जाएंगी तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। सही बात है, सही बात है, उसके लिए पार्ट भी करेंगे। हाँ। सही बात है, सही बात तो इसी तरीके से था, और अच्छे दोस्त बने, अच्छा टाइम बीता वहां पे। है। पंचम बिल्कुल पंचम का बिल्कुल, ढाबा, पंचम, जमुना। यानी फाइनल ईयर में क्या हो गया था कि अपनी तो उधारी चलती रहती थी ज्यादातर, और पंचम के 5,000 रुपये उधार हुए हैं, वो मैं 6 महीने के ओ बाद दे के आया हूँ। अच्छा। क्योंकि उस समय ये चलता था, लिख हाँ दो हाँ लिख दो लिख दो, जूनियर भी आ रहा है, हाँ लिख दो, यानी सब लिखा हाँ हाँ। रहता था इस तरीके से। अच्छा, पंचम का भी, तो इन लोगों हमारा का भी तो बड़ा वो है, बड़े जीवट वाले लोग थे। बहुत ही मतलब अलग ही निराले लोग हाँ। थे दोनों, पंचम और जमुना। ये जो जितने भी हम्म, कैंटीन है वो चलाते थे, सामने राम परवेश भी था, और हाँ मेरे ख्याल में इधर सुभाष में भी कुछ अच्छी कैंटीन थी, हमारे भी एक आध कैंटीन ठीक थी। मतलब आप बताओ, उस जमाने में 5,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। 1,000 रुपये में तो पूरा हमारा महीने का हाँ खर्चा निकल जाता था, मैस वगैरह का, खाने पीने का। हाँ। लेकिन वो चक्कर क्या होता था वहां पे, क्या होता था जिस हिसाब से, यानी वो ठीक है, मतलब वहां का माहौल हाँ थोड़ा वैसा है। यानी जैसे अगर आप सोचे ना कि ईस्टर्न वाले जो लोग हैं ना, दे आर नॉट दैट मच, हम मनी माइंडेड नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं है। भरोसा करते हैं, और वो सीधे भी हैं। उनको, उनका भी क्या रहता है ना कि वो क्या होता है ना कि बाबू लोग हैं, हाँ दे ही जाएंगे। तो उनको भी पता है कि हाँ ठीक है, आज नहीं तो कल हाँ आ ही हाँ जाएगा, वो वाली चीजें हैं। और उसके साथ तो हमारा बहुत ज्यादा वो रहता था, हम तो वहीं पे हाँ तो बैठे रहते थे हाँ आधे टाइम पे। पंचम के ढाबे हाँ। पे रहते थे हम लोग आधे टाइम पे। तो ये था कि क्लास भी चल रही है तब हाँ, भी हम बाहर बैठे हुए बिल्कुल बिल्कुल, बंक वहीं, हैं। बंक करके। मेरा भी ऐसी था, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह तो वहीं करते थे। या तो सेकंड पीरियड, या तो ट्यूटोरियल है तो उसे छोड़ दिया, या फिर कोई क्लास छोड़ दी, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड वहीं पे होते थे। पहला पीरियड भी भाग दौड़ के अटेंड करते थे। और सबसे ज्यादा तो एक रेस्टोरेंट था, सैन सैंड प्लाजा, प्लाजा। यस, सिनेमा रोड, बिल्कुल, प्रेसिडेंट इधर गोलघर साइड में, सैन प्लाजा, चौधरी। तो वो, यानी हम लोग जो शुरू शुरू में गए तो कॉलेज में क्या होता था ना, सीनियर जो है डिनर करवाने लेके जाते हाँ, थे, याद है? यस। जो आपका रूम्स, रूम हाँ, रूम सीनियर होता था। कैफेटेरिया, रूम सीनियर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ। तो क्या कहते हैं, उस समय ना एक वैष्णव भोजनालय था अच्छा वहां पे, यानी जो सैन प्लाजा था उससे अच्छा पहले ही अच्छा। पड़ता था। तो हम लोगों ने वैष्णव भोजनालय में बहुत खाना वहाँ का तो खाया। खाना भी बढ़िया होगा, मैं तो मिस कर दिया। तो हम लोग बहुत ज्यादा ही जाते थे वहां पे, जो भी जब भी जाते थे हम लोग सैटरडे को, तो नॉर्मली हम लोग वहीं पे खाना खाते थे। सही है, यानी खाने के मामले में फिर भी ठीक था। और क्या कहते हैं, वरना तो बाद में क्या हो गया था ना, थर्ड ईयर में तो हमने वो, ज्यादातर मेरे रूम में या संजय के रूम में या तो मैगी बन रही होती थी, और या फिर क्या कहते हैं पुलाव बन रहा होता था, ये जुगाड़ हमने कर लिया था। तो आधे टाइम में वहीं पे रह जाते थे कि अच्छा चलो अच्छा। ठीक है, यहीं पे बनाते सैटरडे हैं, को यहीं भी? पे खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सैटरडे को भी। फिर सैटरडे क्या हो गया कि थर्ड ईयर के बाद दो और क्या कहते हैं हम्म जिगरी यार मिल गए। एक तो क्या कहते हैं ये हम्म दीनदयाल पांगती, और एक क्या कहते हैं हम्म। विवेक सारस्वत। अब एक एक बार ये पकड़ के लेके जाता था, दूसरी बार वो अच्छा पकड़ के लेके जाता था जब भी जाना होता था, है ना? तो अब हमारा काम ये रहता है, कभी इसके साथ जा रहे हैं, कभी उसके साथ जा रहे हैं। तो यही चीजें थी मेरे हिसाब से कि बहुत बहुत अच्छा टाइम बीता पूरे हम्म। कॉलेज में। और कॉलेज के बाद निकलने के बाद तो वही है, थोड़ा स्ट्रगल तो रहती है।
तो 4-5 साल का स्ट्रगल है। फिर जॉब स्टार्ट हुई, और जॉब स्टार्ट हुई तो ये है कि धीरे धीरे चेंज हुआ। फिर 2005 में मेरी वाइफ अरे मेरे वाह, को मिली। बहुत बढ़िया। तो क्या कहते हैं, हम लोगों की लव मैरिज अच्छा है। अच्छा, ओके, तो बहुत बढ़िया। तो पापड़ बेले 2005 से लेके 2009 तक, जब तक शादी नहीं हुई तब तक अच्छा, पापड़ बेले हैं मनाने के। हाँ, उस समय यानी मैं इधर था, क्या कहते हैं, ज्यादातर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बेसिकली स्टील सेक्टर का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा, ज्यादा है। और मैं करंटली जो वर्किंग में हूँ, मैं डेनियली कोरस, एक डच बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें आई एम लीडिंग माय ऑफिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, एज वेल एज डिजिटलाइजेशन। यानी डीजीएम पीएमओ मेरा डेजिग्नेशन है। तो इन ज्यादातर मेरा स्टील सेक्टर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही अच्छा, एक्सपीरियंस रहा है। तो हम लोग 2012 तक ऑन साइट ही यानी काम किया है। मैंने गुजरात में काम किया है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ऐसी जगहों पे अच्छा, ज्यादा काम किया है। और वाइफ हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अच्छा, और तो 2005 से लेके 2007-8 तक अच्छा, मुंबई में थी। तो मुंबई के चक्कर लगाए, तो मुंबई भी खोज डाला हमने सब कुछ। अच्छा, और 2012 तक फिर हम लोग फिर दिल्ली आ गए हैं। 2012 में थोड़ी सी ये था कि मदर को हार्ट अटैक आया फर्स्ट ओके, टाइम। उस समय मैं गुजरात में था। तो ये हुआ कि फिर फाइनली दिल्ली में शिफ्ट करना है, तो फिर हम लोग अच्छा, दिल्ली आ गए। और 2012 के बाद से मैं दिल्ली में ही हूँ। बहुत बढ़िया। और अलग अलग कंपनीज में काम किया है। पहले न्यूबर्ग में था, इजेक में काम किया, डेनियल कोरस में पहले भी काम किया, अब दोबारा से काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो बहुत इसी तरीके की यानी चीजें चली, पता नहीं चला लाइफ किस हिसाब से बीत रही है नहीं बीत रही है। फिर कोरोना आया था। कोरोना ने यानी बेसिकली जो लाइफ है ना, मुझे लगता है कि जो इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो इनिशिएटिव की भी स्टोरी है। अब एक तो ये स्टोरी है, एक इनिशिएटिव की स्टोरी है। तो जब जैसे ही कोरोना आया, तो करीब कोरोना में क्या हुआ कि आपका पूरा जितनी भी जितनी भी हार्डकोर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील हो गया, कुछ हो गया, इनके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी, क्योंकि एकदम से बंद हो गया सब कुछ। तो उस समय मैं इज्जत में था। तो यानी बेसिकली ईपीसी कंपनी जिनका प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट बंद, सब कुछ बंद, पूरी सब चीजें हैं, ले ऑफ चल रहा था। तो सबसे पहले तो इज्जत में क्या हुआ कि बेसिकली ले ऑफ में मेरे को फर्लो मिल गया कि भाई 3 महीने के बाद आप अपना रास्ता देखो जैसे हो रहा है। तो फर्लो मिलने के बाद ये है कि मैंने सोचा कुछ क्या करें क्या नहीं करें। लगभग 3-4 महीने मैं खाली रहा हूँ, थोड़ा सोचता रहा, समझता रहा कैसे है। फिर दोबारा से करियर स्टार्ट करना था। जब कोरोना थोड़ा फिनिश हुआ 4-5 महीने के बाद, मैंने दोबारा से डनीली कोरस में ही अपने जॉब स्टार्ट करी। और वो थोड़ा सा एक पीरियड था जब थोड़ा सोचना पड़ा। यानी आपने जैसे 20 साल निकाल दिए जॉब करते हुए, और सडनली आपको कोई बोल दे कि भाई कल से नहीं आना है या 3 महीने के बाद नहीं आना, तो बड़ा टफ पीरियड है। क्या आप ये सोचे आगे जिंदगी में आपने 20 साल किया क्या है, और फिर सोचे कि आगे आप क्या करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां से वो फेज स्टार्ट हुआ। वहां से ये सोचने पे थोड़ा सा मजबूर होना पड़ा कि अगर बाय द वे हमें करना है तो लाइफ में हम क्या करें। लेकिन वो क्या हुआ कि छोटा सा टेम्परेरी फेज था, 3-4 महीने का, 5-6 महीने का, आई थिंक 5 महीने के आसपास रहा होगा। फिर दोबारा से जॉब स्टार्ट कर दी, तो उतना महसूस हो नहीं पाया वो। हाँ, थोड़ा सा ये था कि वो जो पीरियड निकला ना, दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम। मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब ज्यादा थी, क्योंकि चीजें बहुत हद तक अनस्टेबल सी होती ना, तो सोच सही बात सोच भी वैसी नहीं होती। और तब तक तो ज्यादा कुछ सोचते नहीं थे। अब यानी लाइफ हाँ, इतनी जल्दी जल्दी जा रही है ना, तो आप सोचते नहीं है कि आपको हाँ, लिटरेचर की भी जरूरत पड़ेगी, आपको सोच समझ की भी जरूरत पड़ेगी, आपको कुछ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जिंदगी में कभी कभी क्या है ना, ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां पे आपको
सही में खोजना पड़ता है कि आप क्या करें। तो वो 4-5 महीने थे ना, थोड़ा सा एक 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 स्टॉपेज लगा जिसमें आपने कुछ थोड़ा सा सोचा, लेकिन मैंने उस तरीके से नहीं सोचा। पहली बात तो उसमें तो बस ऐसे था कि ठीक है दोबारा से जॉब करनी है। उसके बाद ये हुआ कि दोबारा से जॉब स्टार्ट हुई। जॉब ऑन जैसे ही स्टार्ट हुई तो मेरे हिसाब से उस समय मैं साइट पे था आसनसोल, और मेरी मदर एक्सपायर हो गई। एंड दैट, यानी वो सेटबैक बहुत था, वो जबरदस्त सेटबैक था मेरे लिए। यानी अगर कहूँ तो मैं अपनी मदर से बड़ा जुड़ा हुआ था। या यानी एक एक क्या होता है ना कि आप अगर सोचे ना कहीं जाके ना आप किसी ना किसी से आपके तार ना बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। जब तक आप पूरे वृक्ष नहीं बनते हो ना, तब तक आपका स्रोत कहीं ना कहीं आप कहीं टहनी जरूर होते हैं। और मुझे लगता है जब आपका वो सपोर्ट गिरता है ना, तो तब आप बेसिकली ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है वो सेटबैक जो है, दैट डेफिनेटली गिव मी ए अनदर डायमेंशन, कि मेरे को वो चीजें बहुत सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि हाँ ये तो बड़ा चीज है, अब किससे वही जाके बोलोगे। वैक्यूम एक तरह से। हाँ, ये नहीं पता है कि जिंदगी क्या है ना, कि आपको ना जब तक सोचने पे मजबूर नहीं। मेरी एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैं ज्यादातर नॉर्मली बोलता हूँ लोगों को, जब मेरे यानी जूनियर ज्यादा परेशान होते हैं। अभी क्या है ना, बात करने की थोड़ी सी रहता है ना कि स्पेसिफिक पॉइंट पे रहता है कि कोई ज्यादा परेशान है तो मन करता है कि बात कर लो उससे। तो जब बहुत ज्यादा कोई परेशान होता है ना, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि जिंदगी बहुत टफ लेसन आपको दे रही है, अगर आप ये मानते हो कि जिंदगी आपको बहुत टफ लेसन दे रही है, बहुत बहुत प्रॉब्लम दे रही है, तो ये आप लिख के रखो कि उसने अभी शुरू नहीं किया है, उसने स्टार्ट भी नहीं किया है। जब लाइफ प्रॉब्लम देने पे आ जाएगी ना, तो आपको संभाले नहीं संभलेगा कि किस तरीके से। तो हम वो क्या होता है ना कि हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती हैं, कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत जद्दोजहद हो गई है, इसके बिना तो लाइफ नहीं होगी। जैसे कभी कभी क्या, मैं अपनी पॉडकास्ट में बोलता भी रहता हूँ कि जब आपको बड़े सेटबैक लगते हैं ना, तो हो सकता है छोटी छोटी चीजें आपको बॉदर भी नहीं करती। तो वो वाली जो चीज होती है कि आपको वो वाले फेज में ना ये सब सोचने का मौका मिलता है। और मेरी जिंदगी में कम से कम मुझे वो 1.5 साल मिला कोरोना के बाद, जब से मेरी जॉब छूटी और जॉब दोबारा से शुरू हुई। उसके बाद मेरी मदर एक्सपायर हुई। अच्छा, मई में मेरी मदर एक्सपायर हुई, और मेरे हिसाब से अक्टूबर में मैं नीदरलैंड गया हुआ था। मैं नीदरलैंड से वापस आया। आने के बाद मेरे को क्या कहते हैं, एक सार्कोमा था, दैट इज लाइक ट्यूमर होता है। मेरे थाई में एक ट्यूमर था। तो पहले तो इधर उधर देखा, क्योंकि बिजी लाइफ थी, सब चीजें चल रही थी, भागदौड़ चल रही थी, इधर जाना है उधर जाना है, सब चीजें चल रही थी। फिर ये हुआ कि वो जो सार्कोमा था या फिर ट्यूमर था, दैट इज कैंसरस। वो मुझे पता चला कैंसरस है। ये किस साल की बात है? और दो वो हजार जर्नी थोड़ी, बाईस तेईस की बात है ये? ये मेरी क्या कहते हैं, मेरा ऑपरेशन हुआ है 2021 दिसंबर। तो 20 जैसे कोरोना आया, 20 से लेके 21 तक। तो 21 अक्टूबर में बेसिकली मेरा फर्स्ट सर्जरी हुई है। और फिर दिसंबर में मेरी सेकंड सर्जरी हुई है। तो यानी 1.5 साल का पीरियड था, मतलब थोड़ी उथल पुथल बहुत ज्यादा थी। और इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जितना मैंने कोरोना से पहले अचीव कर रहा था, उससे लगभग मैं दुगना इस समय अचीव कर रहा हूँ। ये भी पॉजिटिव साइड है। लेकिन उस समय बड़ा ट्रबल था, कि बड़ी जद्दोजहद थी। मतलब ये लग रहा था कि जिंदगी ने सारा पहाड़ आप ही के सिर के ऊपर फोड़ दिया है एकदम, कि हाँ सबसे पहले क्या कहते हैं, जॉब के रिलेटेड इशू, अब सेटल हो रही हैं चीजें। अब जैसे ही सेटल हुई, वैसे ही क्या हो गया कि ऐसी डिजीज आपको हो जाए, तो आप सोचे कि अब क्या प्रॉब्लम, मेरे साथ ही ऐसा सब चीजें क्यों हो रहा है, सब है। और उस समय यह है कि मेरी बेटी मेरे हिसाब से 6th 7th में थी, 6th में। और बेटा मेरा मेरे हिसाब से नर्सरी में होगा।
अभी अभी मेरा बेटा 3rd में है और बेटी 10th में है। तो 5 साल पहले का डिफरेंस है, तो 5-6 साल वाला वही डिफरेंस था। तो अब उस समय थोड़ा सा सोचने पे थोड़ा सा मौका मिला अच्छा खासा। अ- और मेरे हिसाब से मैंने उस समय मैं काम कर रहा था, मैंने कंटिन्यू काम किया है। और मेरा यानी जो सेकंड प्रमोशन है उसी टाइम पे हुआ है। यानी उसके बाद जितना काम हुआ और करने के बाद मेरा प्रमोशन भी हुआ है, नेक्स्ट ईयर मेरा प्रमोशन हुआ है। क्योंकि मैंने वर्क फ्रॉम होम भी काम किया है, सब कुछ है, वो डिजीज भी चल रही थी, सब चीज चल रहा था, कंटिन्यू चीजें चल रही थी। लेकिन क्या कहते हैं, अक्टूबर से लेके और दिसंबर के बाद क्या हुआ, दिसंबर से लेके मई तक मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, क्योंकि मेरी कीमोथेरेपी चली है पूरे 5 महीने। तो उसमें क्या होता है कि एक साइकिल होती है, 21 दिन की साइकिल होती है, उसमें आपको एक कीमो हर बार लगती है। और यानी लकीली क्या बोल रहे हैं कि यानी जब मेरी सिस्टर कभी कभी ना यानी मजाक करती रहती, वैसे उस समय तो बड़ी सेंसिटिव थी। तो ये एक इंसिडेंट हो रहा है, यानी इसके बाद तो लिस्ट है इंसिडेंट की, है ना, मतलब जिसमें आप सोचे ना पॉजिटिव वाली चीज। इतनी स्ट्रगल आ गई थी कि जब बेसिकली बायोप्सी की रिपोर्ट आई थी ना, मेरी फर्स्ट सर्जरी नॉन कैंसरस थी। और मैं डॉक्टर के पास गया। उस समय क्या होता है, कैंसर ऐसी डिजीज है आज की डेट में, और जिसी वजह से ये बेसिकली मोटिवेशन मैंने मेरे को मिला और मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसमें आप ना इतना डर जाते हो कि कोई आपको कुछ भी बोल दे तो आप तैयार हो जाते हो, बस आप उसको हटाना चाहते हो, ये कि किसी तरह हट जाए, मैं किसी तरह बच जाऊं। उसमें आप ये मान के चलिए आज की डेट में लगभग 70% पेशेंट ऐसे हैं कैंसर के, दे आर कमिंग इन एडवांस स्टेज, कि वो अगर वहीं यूएस में अगर आप जाके देखें 30% पेशेंट्स आर डिटेक्टेड, वे क्या कहते हैं ऑन लेटर स्टेज, ज्यादातर 70% लोग उनको पहले ही मिल जाते हैं। स्क्रीनिंग है और अवेयरनेस है और बहुत सारी चीजें हैं। हम यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, ये हम लोग डायग्नोस के लिए नहीं जा पाते हैं, हम लोग ये एक मेंटल बैरियर है जिसकी वजह से हम अप्रोच नहीं करते हैं। और लगभग मैंने भी डिले किया, लगभग 4-5 महीने का डिले तो मेरी तरफ से था। दूसरा, जब मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई दैट इज ऑल्सो नॉन कैंसरस, कि यानी डॉक्टर ने फटाफट बोला, हमने भी फटाफट कर दिया, सबने बोला दैट इज तो ये बेनाइन ट्यूमर होता है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। यानी उसने बोला था करोड़ों में एक का चांस, यानी बहुत ही रेयर है, बेनाइन ही होता है, आप ऑपरेट करवा लो, काम खत्म, आप घर जाना। अब वो बायोप्सी की रिपोर्ट आई, तो उसका एक इंसिडेंट है कि मेरी मेरी वाइफ मेरे साथ में, हम लोग बायोप्सी की रिपोर्ट लेने के लिए गए थे। उसमें देखा दैट इज मैलिग्नेंट, और मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया और उसके मुंह से वर्ड ही नहीं फूटा, यानी मतलब आवाज आवाज ही नहीं निकली। और उसने बोला मैं बाद में बात करूंगी तेरे से। मैं ठीक है। मैंने अपनी वाइफ को बताया, वो भी थोड़ा इमोशनल हो गई। लेकिन भगवान ऐसी चीज है ना, मतलब आपको अंदर से ही, यानी मेरे को उस वहां उस इंसिडेंट से मुझे लगता है कि चेंज हो गया, पूरा गेम ही चेंज हो गया। मतलब मेरे को कुछ इमोशन नहीं आया, मुझको वो फैक्ट डाइजेस्ट करने में आई थिंक हार्डली 10 मिनट के आसपास लगा होगा। 10 मिनट के बाद आई एम क्वाइट ओके। जैसे सपोज कीजिए, जैसे जॉब का हुआ, उसको डाइजेस्ट करने में कम से कम 1 महीना लगा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं। या फिर जैसे मेरी मदर गई, उसके बाद वो सेटबैक गया। यानी क्या होता है, एक इंसिडेंट, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना जो आपके जहन में रह जाते हैं। यानी जब यानी वैसे ये खुशी वाली चीज है, लेकिन ये है मोटिवेशन वाली चीज है ना। क्या होता है कि हमें लगता है कि आपका जो बेसिकली माइंड है ना, ये 3 लेवल होते हैं पूरे माइंड में ना, आपके 3 लेवल होते हैं। जैसे आपके जो मोटर एक्शन जो अभी आप कर रहे हैं, कि आपको कुछ चीज दिखती है, हम लोग बात कर रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, दैट इज बेसिकली अपर लेयर। उसके बाद जो दूसरी लेयर है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू डिफरेंट इमोशंस, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, सब चीजें आ रही हैं, सब चीजें। और नियो कॉर्टेक्स करके लास्ट वो आपका वो लेयर रहता है, दैट इज बेसिकली फॉर डिसीजन टेकिंग, जो आपको मेडिटेशन करने के बाद इंप्रूव होता है। तो जितना ज्यादा प्रॉब्लम आती जाएगी ना, वैसे ही यू आर वेरी लेस सेंसिटिव अबाउट प्रॉब्लम्स।
तो उस समय क्या है ना, 10 मिनट जो थे, वो 10 मिनट में मैंने वो फैक्ट डाइजेस्ट कर लिया कि ठीक है, अब इतना हो गया, अब आगे बताएं क्या करना है, आगे काम करते हैं। तो वहां से वो धीरे 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 माइंडसेट चेंज होना स्टार्ट हो गया। और यानी कीमोथेरेपी हुई और ये सब चीजें हुई, और लकीली सब क्लियर हो गया। और फिर धीरे 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 ऑफिस स्टार्ट हुआ, मई से ऑफिस स्टार्ट हुआ। और जब मैं मई गया, तो जैसे क्या होता है कि बिल्कुल आपके आईब्रोज गायब है, और यानी आपका जो कलर है बिल्कुल, यानी एक तो बॉडी फैट निकल जाता है, दूसरा आप बिल्कुल यानी ब्लैक एकदम वो हो जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी में सबसे हैवीएस्ट ड्रॉ यानी डोजेस लगी हैं मेरे को। और लगभग 12 घंटे कीमो चलती थी मेरी, तो रात में चलाई, सुबह तक चलेगी। तो इस तरीके से थी, और लगभग 4 दिन कंटिन्यू चलती थी। फिर बीच में गैप होता था दिन का, फिर रात में चलती थी, फिर सुबह चलती, तो ऐसे करके चार 4 दिन कंटिन्यू, यानी 3 दिन कंटिन्यू चली हैं। और उसके बाद चौथे दिन डिस्चार्ज होता था। तो 4-5 दिन का मेरा वो रहता था। फिर आपका 1 हफ्ते आप थोड़े से सुस्त लगेंगे, और फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर काम करते हैं, फिर आगे। तो इस तरीके से वो थोड़ी सी जद्दोजहद रही उसमें। जब ऑफिस गया ना, वो अलग चीज थी कि आप उस फेस के साथ, और उस यानी क्या कहते हैं, जब लोग आपको सिंपैथी वाली नजर से देख रहे हैं, उसके साथ में आपको काम करना है। तो वो उस तरीके से चीजें स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे वहां पे भी चीजें हुई। वहां पे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मेरे को, जो माइंड ब्लोइंग कॉन्फ्लिक्ट था जो मेरे को मिला, कि मेरे जूनियर ने उस टाइम पे भी बड़ा, यानी जिसके लिए आप बहुत सारी चीजें करते हो ना, और उसने बहुत उस समय मेरे को परेशान किया 2-3 महीने, कि मेरे को इंक्रीमेंट चाहिए, मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं ये है। जबकि मैं उस समय बेसिकली अपने कीमो निकाल, यानी कीमो फिनिश करके आ रहा हूँ, बहुत चीजें सेटल हो रही हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो चीजें है ना, इससे क्या हुआ कि आपके अंदर का जो आदमी है ना, वो धीरे 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 मैच्योर होने लग गया। तो ये जद्दोजहद थी, वो यहीं रह गई। अब आगे क्या करें? तो क्या होता है ना कि जब जिंदगी थोड़ी टफ पीरियड देती है, तो वो सोचने समझने का नजरिया दे देती है साथ में। और यही सबसे बड़ी यानी चीज है कि हमें ये लगता है कि हमें जितनी बड़ी परेशानी मिलेगी ना, तो हमें हमें हमारा होगा क्या। तो वो होता है ना कि जितनी बड़ी परेशानी हो, उससे बड़ा आपका माइंडसेट चेंज होता है। तो वहां से चीजें चेंज हो गई। और चीजें चेंज होने के बाद मुझे लगा कि अब आप करें क्या। आप जॉब ही करते रहे, मतलब हम जिंदगी में कर क्या रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा था, वाई मी, कि मेरे साथ ही ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। उससे पहले भी थोड़ा उथल पुथल चलती रही जिंदगी में, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही है, वाई मी। और उसके लिए मैंने लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। मैंने श्री श्री रविशंकर के 5-6 मेडिटेशन कोर्स कर डाले। वहां से मुझे क्लैरिटी नहीं मिली। देन आई वेंट टू तुषिता, तुषिता गया मैं। वहां पे मैंने 2-3 लेक्चर अटेंड किए, वहां से थोड़ी थॉट की क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो रही है। फिर धीरे धीरे मेरे को लिटरेचर पढ़ने का एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग गया, कि लिटरेचर पढ़े, थोड़ा लिटरेचर पढ़ के समझा जाए कि है क्या, मैं हूं क्यों। तो उसमें क्या है ना, अलग है, जब हर बुक पढ़ेंगे ना आपको अलग यानी वो मिलती है। तो अब वहां से चीजें समझना स्टार्ट हुआ। वहां पे एक लाइन थी, जैसे सपोज कि जो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी लाइन है कि डेथ एंड डिजीज आर नॉट कोरिलेटेड। जो एक फेमस लामा है तुषिता के, उन्होंने लिखा है, एक बुक है दैट इज रिलेटेड टू क्रॉनिक डिजीज, कि वो उनके लिए उन्होंने लिखी कि आदमी ये सोचता है कि जब अगर उसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो वो मर ही जाएगा। और जो आदमी मर रहा है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि उसको बीमार नहीं है और स्वस्थ है तो भी बचेगा। तो उसका कोरिलेशन उसने दिखाया कि डेथ एंड डिजीज आर नॉट कोरिलेटेड। तो जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई बीमारी है तो आप मरेंगे ही, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप स्वस्थ हैं तो आप नहीं मरेंगे। यानी जैसे आप अहमदाबाद वाले प्लेन की बात करेंगे, तो आप सोचिए जो प्लेन में जा रहा था वो भी पूरे स्वस्थ थे, और जो क्या कहते हैं हॉस्टल में
जो डॉक्टर खाना खा रहे थे वो भी स्वस्थ थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइफ में जो आप बेसिकली समझ नहीं सकते ये क्यों हो रही हैं, और धीरे धीरे चीजों को डाइजेस्ट करने का तरीका आपको निकालना पड़ता है कि आप चीजों को डाइजेस्ट करें, अपने करंट में रहें, और यू नीड टू परफॉर्म इट। और मुझे लगता है 2011 के बाद मैंने अपनी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। मतलब ऑफिस में प्रमोशन भी हुआ है, और मैंने एक सेपरेट इनिशिएटिव जो डिजिटलाइजेशन का इनिशिएटिव है, प्योरली मेरे हिसाब से मैंने 4 सॉफ्टवेयर रोल अप करवाए हैं वहाँ पे, और अलग अलग डिजिटलाइजेशन के काम करवा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें करवा रहा हूँ, और समय जाने के बाद मैं प्रोडक्टिव ही करता हूँ, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन है वो निकल गई। अच्छा, उससे पहले जो एंजाइटी या डिप्रेशन होती थी कि ये पता नहीं क्या होगा, नौकरी चली गई तो क्या हो जाएगा, कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, वो तो खत्म है ना, एक ही बार हो गया। तो यानी मेरा मेरा जो लाइन रहती है कि जो कैंसर है उसने मेरे को इतनी बड़ी चीज दी है ना, इतना बड़ा माइंडसेट दिया है कि कभी कभी लगता है कि बहुत, यानी जब आदमी बोलता है ना बहुत टेंशन हो रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरा दिल दुखा जा रहा है, क्या होगा, तो हंसी मुझे लगता आती है कि होगी नहीं कभी यार, कभी, इससे तो कुछ भी नहीं हंसने होगा। लगती होगी। नहीं नहीं, हंसी नहीं, हंसी तो वो है कि, लेकिन अगर सपोज कीजिए अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि 10th में अगर उसके मार्क्स 99 नहीं आएंगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी, और वो बच्चा सुसाइड कर लेता है, सोचिए। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो 99 लेके आईआईटी जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। अच्छा, कितने लोग ये हैं कि बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो आप बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल आदमी, या मेरा ये चीज ये नहीं है, वो चीज नहीं है, सब चीजें, क्या हो गया कि हमारी पूरे जो सोसाइटी में मुझे लगता है सोच समझ की थोड़ी थोड़ी कमी हो गई है। तो हमारे खुद के लिटरेचर है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, बहुत अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, माइंडफुल टेक्निक मिलेगी, सोचने समझने का तरीका मिलेगा, बहुत बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हो गया कि पिछले 30-40 साल में जितनी मेटरलिस्टिक लाइफ आई है, उसकी वजह से क्या हो गया कि छोटी सी परेशानी को बियर करना हमारे लिए बड़ा टफ हो गया। तो ये सब चीजों को लेके मुझे बेसिकली पहले तो हमने एक छोटा सा स्टार्टअप करना स्टार्ट किया, जो मेरी वाइफ यानी, और प्रशांत यादव जो मेरा बैचमेट है ना, तो हम लोगों की एक कंपनी है, ये दोनों बेसिकली उसको चला रहे हैं, टेक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग करते रह रहे थे, मतलब ऐप बनाया हम लोगों ने मेडिसिन अवेयरनेस के लिए कुछ है। लेकिन जो मेरे को पर्सनली लगा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, दैट इज अबाउट द माइंडसेट। और आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो उसी इनिशिएटिव को लेके ये रहता है कि जैसे वाइफ भी कुछ ना कुछ जैसे करती रहती हैं, मेरा काम ये है कि बेसिकली उनको, यानी मेरा एक इनिशिएटिव है सारथी संघा। अब थोड़ा सारथी संघा के बारे में बताएंगे कि सारथी संघा है क्या। तो सारथी संघा बेसिकली क्या है कि मुझे ये लगा कि सारथी क्या है, मतलब सारथी वो आदमी है, या वो वर्ड है, या वो बुक है, या वो सॉन्ग है, या कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको उस करंट परिस्थिति से निकाल के लेके जा सकता है जब आप बोलते हैं कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे लोग आए हैं। अगर आप पिछले 25 साल में देखें, या कभी भी किसी ट्रबल को देखें, आप देखेंगे कोई आदमी आपको लेके चला गया, कोई सेंटेंस आपको वहां से लेके चला गया, और आप दोबारा से अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जीना स्टार्ट कर दिया आपने। लेकिन आप उस मोमेंट को, उस आदमी को भूल गए। और ऐसे यानी हर जगह इस तरीके की परिस्थिति है। तो मैं और मेरा एक और बैचमेट है, यानी नीलाभ तिवारी। तो जब मैं और नीलाभ बात करते हैं ना, बहुत लंबी लंबी बात करते हैं, 1-1 घंटे की। तो जब मेरी कीमो चल रही थी ना, तब मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मैंने कहा मेरा एक विजुअलाइजेशन है कि क्या, क्योंकि मैंने, अगर सपोज करो आप ये सोचो ना कि कृष्ण और अर्जुन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझे है क्या। तो कृष्ण और अर्जुन जो है, ये पात्र हैं हर किसी की लाइफ में। हर आदमी किसी ना किसी के लिए कृष्ण है, और हर आदमी कहीं ना कहीं अर्जुन है। जब आप किसी अपने दोस्त को बोलते हैं ना कि भाई मैं फंस गया हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो उस समय आप अर्जुन है।
आपको जो आदमी लेके जा रहा है ना, वो बेसिकली कृष्ण का पार्ट अदा कर रहा है वहां पे। तो सारथी वो है, जैसे सपोज कीजिए आप कभी बहुत परेशान है, आपने बहुत अच्छा गाना सुना और आपने गाना सुनने के बाद आपका माइंडसेट एकदम बढ़िया हो गया कि चलो अब चलते हैं। कोई मूवी देखी, आपको बहुत अच्छा लगा, इंस्पायरिंग लगी, कुछ बुक पढ़ी, आपका माइंडसेट चेंज हो गया, किसी आदमी के साथ बैठ गए, बात कर ली, तो आपका माइंडसेट चेंज हो गया, है ना। तो ये सब चीजें ना, दैट इज सारथी। तो हमें अपनी जिंदगी में सारथी चाहिए। और संघा क्या है? संघा इज बेसिकली, संघा एक बुद्धिस्ट वर्ड है जिसमें क्या है, दैट इज अवायर ह्यूमन बीइंग, यानी मंक जो होते हैं, जो इनको पता है कि हम हैं जिंदगी में और हम किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। तो एक ऐसी अवायर कम्युनिटी बनाने का एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें लोग एक दूसरे की परेशानी को समझें, समझने के बाद एक दूसरे के लिए सेंसिटिव हो, और किसी ना किसी तरीके से आप दूसरे की लाइफ को कुछ भी सपोर्ट या किसी मोमेंट पे हेल्प कर सके। जैसे जब नॉर्मली क्या हुआ, मुझे ये लगा कि जो कैंसर जैसी डिजीज है, अगर उसके बारे में बात करेंगे, दैट विल आल्सो हेल्प। क्योंकि जो आदमी उस समय कीमो में बैठा हुआ है और उसको लग रहा है कि जिंदगी में कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो हो सकता है मेरी दो बात कहने से उसको कुछ मोटिवेशन मिले, हमारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद उसको कोई मोटिवेशन मिले, ताकि वो उस परिस्थिति से निकल पाए। तो सारथी संघ एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को, जो दो तरीके की चीजें होती है, एक तो होती है अवेयरनेस, कि जो अवेयरनेस वाले फैक्टर पे हम काम कर सकें। यानी उसको क्या होता है कि जैसे मैं बेसिकली पॉडकास्ट करता हूँ अलग अलग टॉपिक को लेके, जैसे कैंसर अवेयरनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कैंसर की अगर बात करेंगे तो हमने कैंसर के बारे में अलग अलग तरीके से बात करी है, चाहे वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, ये लोग काम कैसे करते हैं ये समझाने की कोशिश करी। सर्जन कैसे काम करते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि हम सर्जरी के लिए जा रहे हैं, लेकिन सर्जन बहुत प्लान करते हैं। यानी जो मेरा, जब ट्यूमर निकाला गया, जो सेकंड सर्जरी था, उसमें डॉक्टर्स ने 10 घंटे सर्जरी चली है, और उन्होंने बहुत हद तक ये कोशिश करी कि मेरा लेग सरवाइव हो जाए। मैंने फुट ड्रॉप है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी पॉसिबिलिटी छोड़ी हुई थी, जिसकी वजह से क्या है कि अभी अगर मैं सेकंड सर्जरी के लिए जाता हूँ 5 साल के बाद, जैसे 5 साल होने वाले हैं, तो अभी मेरे सर्जन ने बोला नाउ यू कैन गो फॉर अनदर सर्जरी, जिससे आपका फुट ड्रॉप बेटर हो सकता है, यू विल लिव अ नॉर्मल लाइफ। जो आपका, जो चलने में मेरे को स्लीव लगानी पड़ती है, दैट विल हेल्प। तो ये उस समय उन्होंने सोचा। तो हर पेशेंट के लिए वो ऐसे उस तरीके से सोचते हैं। हमें क्या होता है ना कि एक जगह कहीं पे क्या लगता है ना कि ये तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सब पैसे के लिए नहीं चल रहा। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वैसा ही रहा कि ठीक है, उसने मिला ऑप्शन और ऑपरेट करते हैं। दूसरे ने वाले ने बहुत एफर्ट भी किए हैं, अलग अलग क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है। तो मुझे वही लगा कि वहां से जो है कि आप कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं। तो एक तो कैंसर के लिए अवेयरनेस करते हैं हम लोग, कैंसर समझाना चाहते हैं कि कैंसर किस तरीके की डिजीज है, अलग अलग टाइप के कैंसर कैसे होते हैं, और डॉक्टर वो एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली हम ऑथेंटिक सोर्स से जाना चाहते हैं, ये नहीं है कि मिसगाइड किया जाए। तो डॉक्टर बताइए ये सब चीजें क्या हो सकती हैं। और या फिर ये है कि जैसे उस कैंसर के अलावा आपको जो सपोर्ट मिल सकता है, जैसे मेंटल हेल्थ सपोर्ट, तो बेसिकली उसमें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये डिजाइन किया जाए कि किस तरीके से कैंसर पेशेंट को मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिया जा सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब जैसे ही आदमी ये डिजीज का नाम सुनता है, तो वैसे ही उसको वो बोलता है बात ही मत करो भाई, सोसाइटी ने इतना बड़ा टैग। से सपोज कीजिए आपको क्या कहते हैं किडनी की कोई प्रॉब्लम है, आप 10 डॉक्टर को 10 जगह फोन करके बोलोगे कि वैभव भाई मेरे को ना किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है? आपने कभी ग्रुप में देखा है कि मेरे कैंसर हो गया है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है? दूसरे के लिए पूछ सकते हो, आप अपने लिए नहीं पूछोगे। क्योंकि क्या होता है कि उस समय ये रहता है कि मेरे बारे में किसी को पता ना चले कि मेरे को कैंसर है। उसकी वजह से क्या होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, और जहां पे आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है वो ट्रीटमेंट लेने नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत आइसोलेशन में काम करते हो। आपको ये लगता है किसी को ना पता चले और जो डॉक्टर वो बोल रहा है उसी तरीके से कर लें, तो उससे क्या होगा कि आप एक तो ट्रीटमेंट डिले कर रहे हो डिसीजन टेकिंग में। क्योंकि इसी का नेक्स्ट अगर मैं बताऊं, एक और एक्सपीरियंस है। जो मेरी वाइफ है, उनकी फ्रेंड है, मेरी सोसाइटी में है, तो अच्छा जानते पहचानते हैं।
जब मेरा ट्रीटमेंट हो गया 2 साल के बाद और मैं ऑफिस जा रहा, सब चीजें नॉर्मल थी, तो उनको क्या हुआ, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। अब जो मेरी वाइफ है वो तो थोड़ा, अभी क्या होता है ना, आपकी सराउंडिंग में अगर किसी को हो जाए ना तो आप थोड़े से चेंज तो हो ही जाते हैं। तो उसने उसको पुश किया कि नहीं, आपको डायग्नोज के लिए जाना चाहिए और डायग्नोज करके देखना चाहिए ये सब चीजें। जाने के बाद ये हुआ कि हमने उनको पुश किया, उन्होंने डायग्नोज किया, ब्रेस्ट कैंसर था, अंडरस्टूड था, लेकिन हमने उनको गाइड करते रहे किस तरीके से। क्योंकि आप चक्कर है, सपोज कीजिए व्हेन यू नीड टू सेक्रीफाइस योर सम पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो बड़ा टफ होता है। तो वो, यानी आप जब हमने उनको थोड़ा सा कोच किया ना, तो लगा कि हाँ यार, ये बहुत अच्छी चीज है, आप किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट तो डाल रहे हो, उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट तो दे रहे हो। तो धीरे 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 वो क्या हुआ, उनकी उन्होंने वो डिसीजन टेकिंग करना स्टार्ट किया, सब चीजें आज की डेट में वो दोबारा से वो क्या कहते हैं, स्कूल जा रही हैं, सब चीजें हम लोग सोच के बात करते हैं। मैंने उनको सबसे पहले मिला ना, तो मैंने उनको वही जो मैंने अभी बताया ना आपको, चार्ली चैपलिन वाला, मैंने कहा आप ना 2 साल के बाद हंसोगे अपने ऊपर कि मैं क्या सोच रही थी। मैंने कहा ये मोमेंट एकदम से निकल जाएगा, आपको लगेगा भी नहीं कि ये ट्रीटमेंट क्या है उनको। यानी कीमोथेरेपी हुआ, रेडिएशन हुआ, सर्जरी हुई, सब कुछ होने के बाद अभी 2 साल के बाद सी इज परफेक्टली फाइन, सब चीजें चल रही हैं। और ऐसे बहुत, ये नहीं कि मैं ही हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है। तो एक तो इनिशिएटिव ये है कि दैट इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, कि किसी तरह मेंटल हेल्थ में एक स्ट्रक्चर डिजाइंड किया जाए जिसमें हम लोग कैंसर पेशेंट को एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे सकें। दूसरा इनिशिएटिव जो मेरा है, दैट इज आल्सो इन सारथी संघा, कि जो विमेंस की इशू है, एंड दैट आई वांट टू डेडिकेट टू माय मदर, क्योंकि मैं ज्यादातर, मेरी 3 सिस्टर हैं, और तो इसलिए थोड़ा सा, यानी मेरे को लगा कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेडीज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा ये इन दो पे तो हम लोग बहुत रिसर्च करने की कोशिश करेंगे कि इन पे रिसर्च किया जाए और इनमें मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट निकाल के उसको डिजाइन करके किसी तरीके से उन तक पहुंचाया जाए। तो ये तो हमारा इनिशिएटिव है, इसमें हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, और बिल्कुल पॉडकास्ट हम लोग कभी कभी भेजते हैं, जैसे आपको भी भेजा है। और उसके अलावा जो नॉर्मल टॉपिक्स रहते हैं, चाहे डायबिटीज हो या कुछ है, उसमें भी थोड़ा मिथ बस्टर के लिए हम लोग एक्सपर्ट से बात करते रहते हैं। इवन अभी थोड़ा सा और थोड़ा चेंज कर रहे हैं कि जैसे अभी जो लेटेस्ट हमने बात करी है, एक ऑटिज्म के लिए बात करी, तो हमें लगा इसमें तो बहुत बात होनी चाहिए। सही बात है। ऑटिज्म तो आदमी कंसिडर ही नहीं करता आज की डेट में सोसाइटी में। ऑटिज्म जो बच्चे हैं, और मैं देखता भी हूँ कि बच्चों को उसी तरीके से ट्रीट दैट इज नॉट ए ट्रीटमेंट, मतलब उनको उस तरीके से पलने और बढ़ने का मौका मिलना चाहिए जिस तरीके से उनको सपोर्ट में होना चाहिए। तो इस बार हमने एक थोड़ा सा ये है कि जर्नी थोड़ा सा डिस्कस करी एक पेरेंट्स की जो डॉक्टर हैं, और उनको ऑटिज्म, यानी बेटी है, सेकंड जो चाइल्ड है वो, उनको ऑटिज्म है। तो वो भी बहुत खुल के सामने आया कि हाँ ठीक है, ये बात तो करते हैं, दो अच्छी बात होगी, तो वहां से और थोड़ा प्रोस्पेक्ट खुला। तो मुझे लगा कि बात बात की जाए, तो मुझे डेफिनेटली लगता है किसी ना डेफिनेटली, किसी के लिए तो ये बहुत अच्छा है, फायदेमंद हो सकती है। बहुत अच्छी शुरुआत है। तो सारथी संघ का ये है, और साथ में जॉब चल रही है, और इसी तरीके की लाइफ है। आज अभी तक तो यही 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 चीजें चल रही हैं। बहुत अच्छा है, बहुत आगे अच्छा है। देखते हैं क्या होता है। आपने क्राइसिस को ट्रांसफॉर्म कर पाया, और आपको वो इंस्पिरेशन मिली, लोगों से मिली, ऊपर से ईश्वर से मिली, कि आप उसको, आपकी दृष्टि वो बन पाई उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना, उस पीरियड में आपने अपने आप को उस तरह से ढाला, उससे उभर के आए, उससे जीत के आए। और उससे बड़ी बात यह है कि आप वही मादा, हाँ, अभी ठीक है। वॉल्यूम थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, बहुत अच्छा आपका ट्रांसफॉर्मेशन रहा, हाँ आपने जी, अपने अभी ठीक है। डिफिकल्ट टाइम्स को ट्रांसफॉर्म किया, और बेसिकली लोगों के आशीर्वाद से, इंस्पिरेशन से, आपके उस डिफिकल्ट फेज में भी कई सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारथी रहे, जो आपने रियलाइज करा, और अब आप सारथी खुद भी बने हुए हैं हाँ, और साथियों को ढूंढ भी रहे हैं, और लोगों तक पहुंच रहे हैं अपने तरीके से। बहुत हाँ, अच्छी शुरुआत है, और बहुत अच्छा पायस पर्पस है, मतलब पर्पस, लाइफ का पर्पस आपको मिल गया, मैं ये कहूँगा।
लाइफ का पर्पस जानना हम्म, बहुत जरूरी है एक्चुअली। किसी को बचपन में मिल जाता है, किसी को जवानी में मिलता है, किसी को कुछ खो के मिलता है, किसी को कभी नहीं मिलता। हाँ, प्रशांत भाई आप नहीं, ओके वैभव भाई ओके। आपकी आवाज ना बीच में थोड़ी सी कट रही है। मैं इसको थोड़ा सा, अभी अभी आई थिंक क्लियर आ रही हो, देखिए देखिए। जस्ट अ सेकंड।